हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का डिस्कशन हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, उसी को आज फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल इसके डीएसी पे आए और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स में ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर का डिस्कशन किया है। तीसरा चैप्टर कंटिन्यूड है जो कि मोशन है। तो आइए देखते हैं तीसरे चैप्टर मोशन का अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा रिलेशन है, और 4 ऑप्शन में कुछ इक्वेशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, या कौन सा संबंध जो है स्थिति और वेग मतलब पोजीशन और वेलोसिटी के संबंध को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है v बराबर u प्लस at। दूसरे ऑप्शन में दिया गया 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है v बराबर u प्लस at। तो पहला और चौथा ऑप्शन एक्चुअली में एक ही आ गया है। तो इसको आप देखेंगे कि ये कौन सा संबंध है। तो इसमें v वेरिएबल है वेग और t है टाइम, तो ये हो जाएगा वेग और समय का संबंध। इसमें s विस्थापन है और ये v वेग है, तो ये हो गया वेग और विस्थापन संबंध। फिर उसमें ये s जो है विस्थापन है या पोजीशन भी कह सकते हैं, और t जो है समय है, तो ये हो गया विस्थापन और समय का संबंध। तो आपसे पूछा गया है कौन सा संबंध? स्थिति और वेग, पोजीशन और वेलोसिटी। ये है स्थिति और वेग, मतलब 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो ये ऑप्शन बी में है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, एक ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, तो वह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो एक ट्रेन की चाल दी गई है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इस औसत चाल से चलती है 24 मिनट तक। तो आपको बताना है ट्रेन कितनी दूरी तय किया। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल 82 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले हम इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन किलोमीटर में है, तो किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा ही रहने देते हैं, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और मिनट जो है तब इसको हम घंटे में बदल देते हैं, तो आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। तो 24 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो इतने घंटे हो जाएंगे। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लें। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, और फिर 2 से गुना कर दे 164/5 किलोमीटर। तो 5 से कैंसिल कराए, 5 से 15, 1 तो बचा 14, 5 दूना 10, 5 दूना 40, तो 32.8 किलोमीटर। तो ये आ गया आपका 32.8 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर होगा 32.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विराम से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो एक कार विराम से शुरू करती है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 0। एक समान त्वरण a बराबर दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने समय के लिए चलता है? तो 2 मिनट। तो t बराबर 2 मिनट्स, तो 2 मिनट हो जाएगा 120 सेकंड। तो 2 मिनट के बाद इसकी गति मतलब वेग पूछा जा रहा है, तो वेग का फार्मूला होता है अंतिम वेग v बराबर u प्लस at। ऐसा वैल्यू रख देते हैं। u हो गया 0, a हो गया 1, t हो गया 120, सो 120 मीटर पर सेकंड।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी में 120 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल 28। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में, तो प्रारंभिक स्थिति में कार रुकी होगी तो प्रारंभिक वेग हो गया 0, समय दे दिया गया है 20 सेकंड, और 20 सेकंड के बाद इसकी चाल जो है v जो है वो दे रहा है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हम लोग बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 144 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 गुना 8 144, ये हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। तो अब आपको प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, समय पता है, और बताना क्या है तो कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी या विस्थापन भी कह सकते हैं, यहाँ पे एक ही दिशा में चली तो दूरी और विस्थापन एक समान होती है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग गुना समय, और औसत वेग होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2 गुना समय। बट ये जो औसत वेग हमने लिखा है u प्लस वी बाई 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छुपा हुआ है कि ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं u प्लस वी बाई 2 औसत के रूप में जब त्वरण एक समान। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक समान त्वरण से चल रही है कार, इसलिए ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप, 0 प्लस 40/2 और समय था आपका 20 सेकेंड, इतने मीटर आ जाएंगे। तो कैंसिल करा के देखें, यह आ जाएगा 400 मीटर, और जो कि दिया गया ऑप्शन ए में। द आंसर इज 400 मीटर। नेक्स्ट 29। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश वेग कहा जाता है। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो अगर समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको एक समान चाल वाली गति कहते हैं, और अगर समान समय में असमान दूरी हो रही है, बराबर दूरी नहीं हो रही है, तो उसे असमान गति वाली चाल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असमान गति। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 29 तो हो गया 30। क्वेश्चन नंबर 30, चाल दूरी और समय का सही संबंध डैश। बहुत सिंपल है, चाल दूरी और समय का सही संबंध सब लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसका सही संबंध कौन सा होगा? तो चाल को लोग s से लिखते हैं, दूरी को d से, और समय को t से। तो s बराबर d बाई टी, जो कि दिया गया किस ऑप्शन में, s बराबर d बाई 2 ऑप्शन बी में। दोस्तों ऐसा सिंपल सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे ही सवाल जो है आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो सिर्फ सिंपल समझ के इसे छोड़ नहीं देना है, ऐसे सवाल को भी ध्यान रखना है। 31, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है। तो एक कार कह रहा है कि 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। तो त्वरण दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय दिया हुआ है 5 सेकंड, और 5 सेकंड में हो क्या रहा है, तो उसकी गति जो है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इस समय अंतराल के लिए प्रारंभिक वेग हो गया 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो कार द्वारा तय की गई दूरी,
अब एक बात यहाँ ध्यान रखें, जब हमें v पता है, u पता है और t पता है, तो इससे दूरी बता सकते हैं आप। अभी बताया था दूरी, जब एक समान त्वरण हो तो दूरी बराबर हम लोग लिख सकते हैं औसत वेग गुना समय u प्लस v/2 इंटू टाइम t, और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 प्लस 10/2 और समय दिया हुआ कितना 5 सेकेंड, तो 15 × 75/2 ये हो जाएगा 37.5 मीटर। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता था, अभी इस टाइप का सवाल बताया था, तो ये तीनों पता हो तो हम दूरी या विस्थापन भी कह सकते हैं। तो विस्थापन हो या दूरी हो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, बस दे दिया है क्वेश्चन में डेटा, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक समान त्वरण है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। अब ऐसे इसको आप चेक कर सकते हो कि त्वरण A बराबर होता है v माइनस u/t, तो v हो गया 10 माइनस 5/5/1। भाई नहीं भी दिया रहता तो भी हमें पता कर सकते थे, ठीक है, तो उसकी कोई जरूरत थी नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 32। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। वेग में जो परिवर्तन है वो व्यतीत हुए समय के समानुपाती है, तो वस्तु का या की डैश होगा या होगी। तो ऑप्शन है एक समान त्वरण या असमान त्वरण, एक समान चाल और समान चाल। तो पहले जो कह रहा है वो लिखें, वेग में परिवर्तन ये समानुपाती है समयांतराल के। तो वेग में परिवर्तन v माइनस u ये समानुपाती है, ठीक है, ठीक है। तो v माइनस u/t ये हो गया इसका मतलब नियत। जब इस t को इधर ले आएंगे तो संख्या बचेगा, तो वो नियत हो गया। तो इसका v माइनस u/t होता है त्वरण, और ये त्वरण हो गया नियत। तो इसको आप याद रखें, जब त्वरण एक समान हो तो समान समय में समान वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि त्वरण का मतलब ही होता है वेग में परिवर्तन की दर, और त्वरण अगर एक समान है तो इसका मतलब हुआ बराबर समय में वेग में परिवर्तन भी बराबर मात्रा में होती है। तो इसका मतलब एक समान त्वरण हो जाएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन डी, एक समान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 33। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया। तो एक वस्तु को सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया, किस चाल से, तो 14 मीटर पर सेकंड की चाल से, और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। तो ये कहां तक पहुंची, तो 10 मीटर तक। तो इसकी ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तो ये 10 मीटर तक पहुंची है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय आपको बताना है। तो दोस्तों ये उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का जो समय है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। ऊपर पहुंचने का समय टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। तो ऊपर पहुंचने का समय होता है u/g। जब किसी गेंद को फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर जाती है, फिर ऊपर से नीचे भी आती है। तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो ऊपर जाने में u/g और नीचे आने में भी u/g लगता है। तो ये सिंबल है u/g, u दिया हुआ है 14 और g का मान आप ले लेते हैं 9.8। तो टाइम जो है सेकेंड में आएगा आपका 1.43 सेकेंड। 1.43 सेकेंड में ऊपर पहुंच जाएगा, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट 34। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। तो मशीन द्वारा निरंतर लगातार विद्युत प्रदान मतलब एनर्जी दिया जा रहा है। तो एक वस्तु जो सीधी रेखा में चलती जा रही है, तो वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी डैश के अनुपातिक होगी। तो ये क्या रहा है कि वस्तु
मशीन जो है वस्तु को निरंतर विद्युत प्रदान कर रही है और वो सीधे चल रही है, तो वस्तु को जो विद्युत प्रदान हो रहा है मतलब ऊर्जा मिल रही है, तो उसकी शक्ति आप लिख सकते हैं शक्ति बराबर, आप जानते हैं बल गुना वेग होता है। जो वस्तु चल रही है तो उसको कितनी शक्ति मिल रही है, तो किस दर से ऊर्जा मिल रही है, तो शक्ति होता है बल गुना वेग, और शक्ति कार्य करने की दर भी होती है। ठीक है, तो शक्ति को हम लोग P से लिखते हैं, P बराबर F इंटू V। तो आपसे पूछा गया कि वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी डैश का अनुपात है। ध्यान दें, समय और दूरी का संबंध स्थापित करना है आपको। तो ये जो P है शक्ति है, जो भी विद्युत का स्रोत है उसके वाटेज फिक्स होगी, शक्ति निर्धारित होगी, नियत होगी। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो विद्युत देने की बात हो रही है विद्युत शक्ति की, वो नियत है। तो P जब नियत हो तो आपको दूरी और समय का संबंध बताना है, तो इसको नियत मानते हुए आगे बढ़ते हैं। F न्यूटन के गति के नियम से F बराबर ma, और ये तो B है। फिर थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, त्वरण A बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, और फिर ये है आपका वेग। थोड़ा और इसको सिंपल बनाते हैं, ये v और v क्या है, वेग है। वेग होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय, तो s बाय t, और ये 2 बार है इसलिए इसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं p बराबर m s स्क्वायर बाय t का पावर 3। अब इससे संबंध हमें मिल गया कि s स्क्वायर जो है समानुपाती है t क्यूब, ये इधर चला आएगा, तो विद्युत शक्ति नियत है, द्रव्यमान नियत होगा, तो s स्क्वायर समानुपाती t क्यूब के हो जाएगा। तो इसीलिए s जो है ये समानुपाती t का पावर 3/2 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से देखेंगे कि कैसे हमने सबसे पहले तो निर्धारित किया कि विद्युत शक्ति दिया जा रहा है तो वो नियत होगी। ठीक है, तो P नियत है, इसका फार्मूला बल गुना वेग लिया FV, F न्यूटन गति नियम से ma, फिर त्वरण मतलब वेग बटे समय, फिर वेग को लिखा विस्थापन बटे समय, और इससे ये संबंध आपको मिला। तो इसलिए दिया हुआ किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यदि किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे स्थित टरबाइन व्हील पर पानी गिरता है तो टरबाइन में पानी का वेग ज्ञात करें। तो किसी टरबाइन व्हील पे पानी ऊपर से गिर रही है, कितनी ऊंचाई से, तो 19.6 मीटर की ऊंचाई से। अगर पानी ऊपर से गिर रही है तो ऊपर उस समय प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। पानी के गिरने की त्वरण क्या होगी, तो A बराबर G होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है तो गिरने का वेग ज्ञात करें, तो h ऊंचाई से गिरेगा तो वेग बराबर, तो ये h दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग पता है, त्वरण पता है, और आपको वेग अंतिम वेग v बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन ये u तो 0 है तो ये v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gh। तो ये सवाल, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विराम की अवस्था से कोई वस्तु अगर गिरती है h ऊंचाई तो उसका वेग होगा अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2 9.8 इंटू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो एक अचल स्थिति से शुरू करके, तो प्रारंभिक वेग है 0, समय दिया हुआ है 30 सेकंड, और 30 सेकंड के बाद उसका वेग है 60 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है उसकी त्वरण क्या होगी। तो त्वरण A बराबर v माइनस u बाय t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो 60 माइनस 0 बटा 30 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन
बी में। तो सोने की त्वरण होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखें, एंजॉय करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।